आप किसी को सजेस्ट करें हमारे व्यूअर्स को कि वो मैग्नाइट पे जाएं, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन निसान एज अ ब्रांड, निसान कैसी सर्विस देता है, उस सब चीजों पे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, मैग्नाइट पे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? वेलकम टू कार सूत्र। और कार सूत्र आज आपके लिए लेके आया निसान किक्स का 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू। हमारे साथ है सागर सुकीजा जी, जो हमें हेल्प कर रहे हैं इस रिव्यू में। इनकी निसान किक्स का रिव्यू हम लोग करेंगे और ये हमको ओनरशिप एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। तो सागर जी, आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद अंदर बैठ के बातें करेंगे। आई एम अ फिटनेस कोच और मेरा जिम है। तो आप फिटनेस की फील्ड में हैं। हाँ। तो क्या मैं आपकी इंस्टाग्राम आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूं, ताकि हमारे व्यूअर्स भी आपसे फिटनेस के लिए कुछ टिप्स ले सके? बिल्कुल बिल्कुल, आप डाल सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज है। चलिए सागर जी, अंदर बैठ के बात करते हैं निसान किक्स। चलिए। तो सागर जी, सबसे पहला मेरा आपसे जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि ये कौन सा वेरिएंट है और ये ऑन रोड कितने की पड़ी आपको? ये XV वेरिएंट है जी। सेकंड टॉप है बेसिकली, और ऑन रोड ये पड़ी थी हमें अराउंड 13.5 to 14 के बीच में अराउंड पड़ी थी हमें। और मतलब उस टाइम पे जो ऑप्शंस थे सबसे बेस्ट हमें मिला, वैल्यू फॉर मनी बेस्ट डील हमें मिली थी। बिकॉज BS4 डिसकंटिन्यू होने वाला था और मार्च में लास्ट डेट थी मार्च की, तो हमें इस वजह से कंपनी से बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। तो ये डीजल है आपका, डीजल वेरिएंट? हाँ, है डीजल मैनुअल। डीजल मैनुअल। तो सागर जी, आपको कितना टाइम हो गया ये गाड़ी को लिए और आपने कितनी चला ली है? अराउंड अभी 10,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है और लिए हुए इसको अराउंड मतलब 10 मंथ्स नियरली हो गए। तो आपने इससे लॉन्ग ट्रिप्स भी करी हैं? हाँ, लॉन्ग ट्रिप करी थी। हम एक्चुअली मैं अपनी वाइफ के साथ गया था गुड़गांव, फिर हम गए थे आगे चंडीगढ़, शिमला, कुफरी, और फिर वापसी हमने लगभग मान के चलिए विद इन अ वीक हमने ट्रैवल किया था अराउंड 2300 किलोमीटर। अच्छा, बताओ, आपने एक हफ्ते के अंदर 23,000 किलोमीटर 2300 किलोमीटर आपने चला ली। तो मतलब काफी अच्छा आपको लॉन्ग ट्रिप्स का एक्सपीरियंस है। मतलब बेसिकली गाड़ी हमने इसलिए ली थी कि मतलब आफ्टर मैरिज में रोड ट्रिप पे जा सकूं अपनी वाइफ के साथ, तो थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए थी कि इंडियन रोड्स के बारे में आप जानते ही हो कि काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा देती हैं। तो थोड़ी ऊंची गाड़ी हमने इसलिए प्रेफर करी कि हिल्स में जाने में थोड़ा कंफर्टेबल रहे और इंडियन रोड्स में इजीली मैं अपना ड्राइविंग का एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकूं। तो मतलब 210 mm की जैसे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। हाँ। तो आपको ये सफिशिएंट लगती है या आपको कहीं लगा कि यार इससे भी ज्यादा होनी चाहिए थी? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत सफिशिएंट है इंडियन रोड्स के हिसाब से। मतलब इससे ज्यादा तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं फील हुई। तो मतलब आप सेटिस्फाइड है ग्राउंड क्लियरेंस से? सेटिस्फाइड विद दिस ग्राउंड क्लियरेंस। तो सागर जी, इसके अलावा आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे और कौन कौन सी गाड़ियां आपके पास ऑलरेडी हैं जिसके बाद आपने किक्स प्रेफर करी? मेरे पास इससे पहले निसान टेरानो थी। अच्छा। और उससे पहले मेरे पास वॉल्क्सवैगन की पोलो थी। तो वॉल्क्सवैगन पोलो से जब मैं शिफ्ट हुआ निसान टेरानो में, आई वाज वेरी हैप्पी विद देयर सस्पेंशंस। निसान के सस्पेंशंस बहुत ही बढ़िया है। अच्छा। बहुत ही बढ़िया है। तो जब इन्होंने किक्स लॉन्च करी तो एक कॉन्फिडेंस पहले से ही बिल्ड हो गया था कि निसान की गाड़ी है तो ऑब्वियसली अगर टेरानो इतनी बेटर है तो किक्स उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो एक एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रही थी कि किक्स में भी हमें और बेटर कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो आपके पास पहले से ही मतलब निसान की एक ऑलरेडी पहले गाड़ी आप टेरानो यूज कर रहे थे? हाँ। उसके बाद आपने किक्स ली? हाँ, ट्रस्ट वहीं से बिल्ड हो गया था जब टेरानो हमने ली थी। तो टेरानो का एवरेज और उसका ग्राउंड क्लियरेंस और उसके प्लस सस्पेंशंस प्लस बॉडी वर्क बहुत ही बढ़िया था। तो वहीं से एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया था कि जब इसका अपग्रेडेड वर्जन आएगा तो ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग कि काफी बेटर होगा। तो जैसे आपने माइलेज की एवरेज की बात करी, तो आपकी जो निसान किक्स है, हाँ। डीजल वेरिएंट है आपका, XV वेरिएंट, तो ये कितनी एवरेज आपको देती है सिटी में? और आपने बताया आप हाईवे भी बहुत ट्रैवल करते हैं, तो हाईवे पे आपको कितनी एवरेज देती? लोकल में तो मुझे अराउंड ये 12 किलोमीटर्स की एवरेज देती है। और हाईवे पे जब मैं गया था तब आप जानते हैं कि मैंने जस्ट शोरूम से जैसे गाड़ी निकली थी मैं तभी मैंने ट्रैवल किया था, तब इसकी सर्विस भी नहीं हुई थी। बट फिर भी इसने मुझे अराउंड 18 किलोमीटर के आसपास मुझे इसने एवरेज दी थी।
हाईवे पे लॉन्ग रूट? हाँ, लॉन्ग रूट पे इसने दिया था। और मैं कांस्टेंट अराउंड 140-150 की स्पीड पे भी मैं लेके गया था बीच बीच में, और 170 भी मैं लेके गया था, और कोई भी कहीं से भी मुझे कोई अंडर पावर नहीं लगी। तो आपको जैसे आपने बताया आपने 150-170 भी चलाई है, हाँ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको कैसी लगी इस गाड़ी के अंदर? बहुत बढ़िया। इसकी कंट्रोलेबिलिटी और इसकी बैलेंसिंग बहुत ही बढ़िया है। मतलब आई वाज नॉट फीलिंग दैट आई एम ड्राइविंग इन 170 स्पीड। मुझे बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं डर लग रहा था इस गाड़ी में बैठ के कि 170 के आसपास मैं जा रहा हूँ। और गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया थी। इसने मुझे कोई ऐसा फील नहीं होने दिया कि ये कहीं से भी इसको प्रॉब्लम हो रही है इस स्पीड में, और ये बल्कि और मांग रही थी कि मैं और ज्यादा आगे जा सकती हूँ। मतलब तो अगर 170 से आप ज्यादा चलाना चाहते तो गाड़ी जाती? हाँ, जाएगी, पर मैं थोड़ा नहीं लेके गया। 170 बहुत है, बहुत ज्यादा। हाँ, 170 भी हम लोग नहीं सजेस्ट करते हैं इतनी हाई स्पीड्स पे चलना। लेकिन हाँ, हर आदमी नई गाड़ी लेता है तो एक बार तो लिमिट्स टेस्ट करता ही है कि हाँ मेरी गाड़ी कितनी स्पीड पे तक जा सकती है। तो आपने ये बात करी, आपको बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी इस गाड़ी? बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी बेटर है, टरैनो से बेटर है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अच्छा। हाँ, ये मैं चीज स्पेसिफाई करूंगा। और आप वॉल्क्सवैगन पोलो भी है मेरे पास, बिल्ड क्वालिटी उसकी भी बड़ी लाजवाब है। और मैं सेम कहूंगा कि इसकी भी सेम बिल्ड क्वालिटी है। इसके डोर्स भी हैवी हैं, बहुत अच्छी है। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है? निसान जिस दिन से आपने खरीदी थी उस दिन के बाद से आपने सर्विस भी करा ली है थोड़ी बहुत इस गाड़ी की, तो मतलब आपका पहले तो बाइंग एक्सपीरियंस की, आपने जब गाड़ी खरीदी थी तो उस समय पे कैसा आपको जो शोरूम पे आपको कैसे ट्रीट किया गया, उससे लेके अब तक का क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो अच्छा था, थोड़ा बहुत मिला जुला भी था, अच्छा भी था। फीचर सब बताए थे उन्होंने, बट इसमें फीचर इतने ज्यादा हैं कि एक वो मिस कर गए थे, हिल असिस्ट का उन्होंने मुझे बताया नहीं था। अच्छा। तो उस चीज के लिए मैंने उन्हें कंप्लेन भी किया था कि आपने मुझे इस बारे में बताया नहीं। अच्छा। और प्लस मेरे लिए भी थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस था हिल असिस्ट वाली गाड़ी को चलाना, और वो भी हिल एरिया में, कि मुझे नहीं मालूम था इतना कि कैसे वर्क करता है। अच्छा। मेरी फर्स्ट गाड़ी है जिसमें हिल असिस्ट है। तो थोड़ा बहुत मैं इससे बस थोड़ा नाराज भी मैंने उन्हें दिखाई कि आपने मुझे क्लियरली नहीं बताया। बाकी सब तो ओवरऑल बढ़िया था। सर्विसिंग भी इसकी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा सर्विस को लेके भी। एंड मतलब मोबाइल ऐप में भी बराबर अपडेट आता रहता है इसकी सर्विस से लेके, अदर चीज़ों से लेके। इसकी पर्सनल ऐप है जो मुझे अगर गाड़ी ऑन होगी ऑफ होगी, कहाँ पे लोकेशन है इसकी, मुझे पूरा ट्रैक करवा के दिखाएगी। अच्छा, तो कनेक्टेड कार फीचर? अच्छा, कनेक्टेड फीचर है इसमें। और कितने किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, आपकी ड्राइविंग किस तरीके की थी, मतलब रश ड्राइव थी, इजी ड्राइव थी, तो वो सब भी वो मेंशन करता है उसमें। सागर जी, स्पेस के मामले में आपको कैसी लगी गाड़ी की? आप मतलब जैसे आप फैमिली के साथ भी गए घूमने के लिए, तो बैठने के लिए और सामान रखने के लिए जो स्पेसेस हैं इसके अंदर, वो आपको कैसा लगा? स्पेशियस तो है गाड़ी। अच्छा। और मतलब वी आर 5 पीपल नाउ, और हम 5 बैठ के भी गए हुए हैं, एंड बहुत कंफर्टेबल है, कोई कहीं से हमें प्रॉब्लम नहीं आया। एंड आप जानते हो कि थोड़ा मतलब मैं भी अराउंड 80 to 85 मेरा वेट है, और मेरे फादर भी अराउंड 100 kg के वेट हैं, तो वो भी अच्छे खासे मतलब चौड़े हैं। मेरी बिल्ड भी थोड़ी ओके है, तो हम इजीली कंफर्टेबल होके बैठे। हमें कहीं से कहीं नहीं लगा कि कोई अंडर स्पेशियस है। ये तो नॉर्मल गाड़ी में अगर हम बैठते हैं तो आपको मालूम है शोल्डर्स टकराते हैं, बट इसमें बहुत कंफर्टेबली हम बैठे। तो लॉन्ग ट्रिप पे भी मतलब अगर हम 5 जाएंगे तो मुझे लगता है कि लॉन्ग ट्रिप में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बूट स्पेस इसका काफ़ी अच्छा है। मैंने बताया था कि मैं जब घूमने गया था तो अराउंड हम 6 to 7 डेज का हम प्लान करके गए थे, और पूरा का पूरा हमने अपना मतलब सब सामान हमने फिलअप कर लिया था। और बूट स्पेस इसका बहुत ही बढ़िया है। हमने इसके बैक साइड पे बहुत अच्छा खासा सामान रखा था, कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं आई। सारा सामान इजीली आराम से कंफर्टेबली फिट हो गया, और बल्कि थोड़ा बहुत और स्पेस भी था। एंड वी वर ओके कि ठीक है, काफ़ी कुछ इसमें और भी आ सकता है। तो आपके हिसाब से परफेक्ट फैमिली कार है ये? हाँ, स्पेस के मामले में परफेक्ट फैमिली इंडियन कार है कि रोड पे भी अगर आप जाओगे तो आपको मालूम है इंडियन रोड थोड़ी बाउंसी होती हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे से आपको सेफ्टी फील कराएगी, और गाड़ी को भी नुकसान नहीं होगा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होने की वजह से। और 17 इंच अलॉय हैं इसके, और डायमंड कट वाले, वो भी एक अट्रैक्टिव लुक देता है बाहर से। प्लस ओवरऑल स्टाइलिंग में भी अच्छी है कि आप इसको भी अगर दोस्तों के साथ जाते हो, एंजॉय करते हो, प्लस एक पार्टी कार भी कह सकते हो। हम तो दोस्तों के साथ ट्रिप बनाते हैं हिल्स का, अक्सर जाते रहते हैं दोस्तों के साथ। हम भी 5 दोस्त हैं तो एंजॉय करते हैं हम भी। हमें कहीं से कहीं तक अंडर स्पेशियस नहीं लगता, हम बहुत मस्ती करके आते हैं, और गाड़ी भी हमें कहीं से कोई निराश नहीं करती।
अच्छा। हम कभी कभी ऑफ रोडिंग पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें ऐसा एहसास नहीं होता कि गाड़ी कहीं से कहीं तक हमें कुछ एहसास करवा, मतलब अपना दिखा रही हो कि कोई प्रॉब्लम उसमें आ रही है नहीं आ रही है। हम अपने मजे में रहते हैं और हमें गाड़ी फील भी नहीं कराती कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब आपके हिसाब से यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कार? यस, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कार, बहुत अच्छी है। और जो सर्विस का मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने गाड़ी खरीदी थी तो क्या जो डीलरशिप थी वो आपके सिटी में थी और सर्विस स्टेशन आपकी सिटी में ही है, या आपको 50-60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? क्योंकि निसान के सर्विस सेंटर्स के साथ थोड़ा सा ये इशू है। हाँ, ये इशू है। ये बिल्कुल पॉइंट आपका सही है। सर्विस जब हमने कार परचेज करी थी तब इसका डीलरशिप रुद्रपुर में था, बट अब ड्यू टू लॉकडाउन और कोरोना की वजह से वो सर्विस सेंटर अब रुद्रपुर से हट चुका है। अब हल्द्वानी में है इसका सर्विस सेंटर और इसका शोरूम भी। तो अगर मुझे सर्विस करवानी भी है तो फिर मैं हल्द्वानी ही जाना पड़ता है। वो अराउंड 35 to 40 किलोमीटर्स मेरे होम टाउन से है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है सर्विस कराने के लिए। तो कितना टाइम लेता है? मतलब मान लीजिए 1 घंटा तो आपका जाने में वेस्ट हो गया, 1 घंटा आने में वेस्ट हो गया। उसके बाद वहाँ पे सर्विस में आपको कितना टाइम लग जाता है सर्विस कराने में लगभग? सर्विस नॉर्मली अगर कराएं तो उनका तो वैसे भी फिक्स रहता है कि विद इन 2 आवर्स हम आपको आपकी गाड़ी प्रोवाइड कर देंगे। 2 घंटे के अंदर? हाँ, 2 से 3 घंटे के अंदर। और जब वो हमारी गाड़ी रिसीव करते हैं तो मतलब अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन वो हमें एस्टिमेट टाइम भी दे देते हैं। अच्छा। एंड मैंने 1-2 बार नोटिस भी किया है, तो एस्टिमेट टाइम जो उन्होंने मुझे दिया है वो उन्होंने फुलफिल किया है, रादर देन कि अगर कोई अलग इंडिविजुअल कोई नई प्रॉब्लम ना आ जाए। मतलब जो वो देखते हैं जो नॉर्मल सर्विस अगर कहें तो एस्टिमेट टाइम जो वो देते हैं अराउंड 2 घंटे या 2.5 घंटे का देते हैं, तो वो फुलफिल कर लेते हैं। हाँ, अगर कोई नई प्रॉब्लम आती है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग ही जाता है। तो सर्विस आपने अभी आपकी फ्री सर्विस चल रही है या आपने कोई पेड सर्विस भी कराई है इसमें? नहीं, अभी तो फ्री सर्विस थी मेरी। मैंने इसकी पहले 500 पे या 1000 पे जब थी, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा, 1 साल हो गया। तो मैंने इसका एक बार नॉर्मली जनरल चेकअप हुआ था, फिर उसके बाद रिसेंटली अभी मैंने 2 हफ्ते पहले ही सर्विस करवाई है, जब ये अराउंड 9,000 के आसपास चल चुकी थी। तो मतलब 10 महीने के गैप में आपको सर्विस स्टेशन जाना पड़ा। तो मतलब मान लीजिए अगर थोड़ा दूर भी है और 1 साल का सर्विस टाइम है या 10 महीने का सर्विस टाइम है, तो एक बार साल में जाने में आपको नहीं खलता? हाँ, नहीं खलता, बिकॉज रोड भी बहुत ब्यूटीफुल है। जब हम हल्द्वानी सिटी जाते हैं रुद्रपुर से, तो बीच में टाटा रेंज आता है और वो बहुत ब्यूटीफुल रोड है। थोड़ा बहुत ड्राइविंग करने को भी मिल जाता है, एक अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने को मिल जाता है, तो एक छोटी सी शॉर्ट ड्राइव भी हो जाती है और इस बहाने गाड़ी की सर्विसिंग पे भी हम चले जाते हैं। आपने जब किक्स ली तो इसके अलावा आपने और कौन कौन सी गाड़ियां देखी? जैसे इसके कंपटीशन में आप क्रेटा मान लीजिए या फिर नेक्सॉन मान लीजिए, WRV मान लीजिए। हाँ। ये सब सेगमेंट सेम सेगमेंट में फॉल करती है। तो कौन कौन सी गाड़ी आपने देखी, टेस्ट ड्राइव ली, और आपने निसान किक्स ही क्यों चूज करी? एक्चुअली हमने जब लिया था तो क्रेटा हमने देखी थी, तब किया सेल्टॉस भी आई थी, वो भी हमने देखा था। MG हेक्टर भी थी, वो एक्चुअली मेरा मन था, बट यहाँ पे कोई MG हेक्टर का शोरूम नहीं है, तो हमने टेस्ट ड्राइव हम ले नहीं पाए थे। और WRV का तो मैं खैर हम वहाँ गए नहीं थे, होंडा का तो हम गए नहीं थे। क्रेटा पे जब मैंने ड्राइव लिया था तो क्रेटा वॉज गुड, ठीक है, बट क्रेटा बहुत कॉमन कार हो चुकी है इस टाइम पे इंडियन रोड्स में। आपको मतलब जनरली सबसे ज्यादा आपको क्रेटा ही मिलेंगी अगर आप कॉम्पैक्ट SUV में जाते हैं तो इट्स वेरी कॉमन ना। तो किक्स इस मामले में थोड़ी बहुत यूनिक थी कि रोड में कम मिलती हैं, और मैं स्टार्टिंग से मेरा थोड़ा मन रहता है कि मैं गाड़ी वही चूज करूं जो जनरली मतलब इतनी ज्यादा कॉमन ना हो, थोड़ी अलग हो, थोड़ी हटके हो, थोड़ी अलग हो, थोड़ी हटके हो। क्योंकि फिर कॉमन आप अगर आप पे कर रहे हो इतना ज्यादा 10-15 लाख अगर आप पे कर रहे हो और आप ऑर्डिनरी कॉमन कार ले रहे हो, तो फिर क्या मजा है? नहीं, ट्रू पॉइंट है। तो आपको मतलब क्रेटा के कंपैरिजन में ये थोड़ी यूनिक लगी। लुक्स अगर आप कंपेयर करो पुरानी वाली क्रेटा, क्योंकि नई क्रेटा तो अभी लॉन्च हुई है, पुरानी क्रेटा और इसमें आपको लुक्स किसके बेटर लगते हैं? पुरानी क्रेटा और इसके कंपैरिजन में लुक्स मतलब दोनों की प्रोस एंड कॉन्स है। क्रेटा का फ्रंट का लुक अच्छा है, इसका थोड़ा फ्रंट का लुक मैं इससे मतलब थोड़ा सा नॉर्मल है इसका, लेकिन इसका जो बैक लुक है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है वो। और क्रेटा का बैक लुक से मतलब मात खाती है, और मतलब मिक्स है लुक्स में, तो दोनों ही अच्छी गाड़ी हैं। क्रेटा भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं इंडिया में, और मिक्स है। बाकी क्रेटा का ये था कि जब हम क्रेटा देखने गए थे तो क्रेटा की जो एक शोरूम वैल्यू है, जो उसका
वैल्यू निकली थी वो काफ़ी थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब ज़्यादा कह लो या जो भी कह लो, एज कंपैरिजन निसान किक्स से मैं कह रहा हूँ थोड़ी ज़्यादा थी। तो आपको क्रेटा थोड़ी सी ओवर प्राइस लगी और इस इन कंपैरिजन हाँ, आपको निसान किक्स एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज लगा। निसान किक्स वैल्यू फॉर मनी था, बिकॉज जो फीचर क्रेटा में थे वो सब इसमें ऑलरेडी थे, प्लस इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स थे और 110 PS इसमें है। और मतलब मैंने आपको बताया 13.5 के अराउंड हमें पड़ी थी, 14 के आसपास की हमें पड़ी थी ऑन रोड। तो इतने में क्रेटा में अगर आप जाते हो तो आपको क्रेटा में इतने फीचर्स नहीं मिलेंगे, इतने फीचर्स नहीं मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल है, हिल असिस्ट है, प्लस इको मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, और मेरे ख्याल से तो इतना इनफ होना चाहिए। प्लस TFT स्क्रीन है, टच स्क्रीन है इसकी, तो इनफ है जो एक नॉर्मल फीचर होना चाहिए। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें, और बैक में आर्म रेस्ट है बैक सीट में, और यहाँ पे भी आर्म रेस्ट है फ्रंट वाली सीट में ड्राइवर के लिए। तो वैल्यू फॉर मनी, हाँ, कुछ कोई ऐसा क्रेटा कुछ ग्रेट ऑफर भी नहीं कर रही थी कि स्पेशल फीचर कुछ वो ऐसा दे रही हो कि इसी प्राइस रेंज में मैं क्रेटा पे भी डाइवर्ट हूँ। तो अब जैसे निसान की मैग्नाइट आई है, नहीं हाँ, आप निसान इससे पहले आप टेरानो यूज कर रहे हैं, हाँ, उससे इसके बाद आपने किक्स ली, हाँ, तो आप एक निसान के आपका 4-5 साल का रिलेशनशिप निसान से रहा है। हाँ, तो अब मैग्नाइट आई है और बहुत ही डिस्ट्रप्टिव प्राइस पॉइंट पे आई है। उन्होंने हैचबैक के पैसे में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में गाड़ी लेके आए। तो आपका क्या कहना है कि आप अगर आप किसी को सजेस्ट करें हमारे व्यूअर्स को कि वो मैग्नाइट पे जाएं, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन निसान एज अ ब्रांड, निसान कैसी सर्विस देता है, उस सब चीजों पे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, मैग्नाइट पे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? मैग्नाइट पे आप जा सकते हो। मैग्नाइट एक्चुअली निसान इतना मतलब पीपल्स कार बनाता है, बेसिकली पीपल्स ब्रांड इसे कहते हैं, और जापान की बहुत ही अच्छी, बहुत ही पुरानी कंपनी है निसान। और मेरे हिसाब से तो निसान कोई ऐसी गलत चीज़ ऑफर नहीं करेगी अपने कस्टमर्स को कि बाद में उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। तो निसान अगर अपना ब्रांड दे रहा है किसी एक गाड़ी में, या मैग्नाइट जैसे वो लॉन्च कर रहा है अपने नेम के साथ, तो निसान अपने ब्रांड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। सेफ्टी की बात करें, इंजन की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, और इतने बढ़िया मतलब इतने एग्रेसिव प्राइस में आई हुई है मैग्नाइट, तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि आप एक बार के लिए टेस्ट ड्राइव तो जरूर लें। बाकी लेना ना लेना तो वो आपकी चॉइस है, बट आप टेस्ट ड्राइव जरूर लें। तो आप मतलब इसमें आपका कोई ड्रॉबैक, आप निसान यूजर रहे हैं पिछले 5 साल से, तो ऐसा कोई ड्रॉबैक आप नहीं बताना चाहते या है नहीं कि आप निसान ना लो, आप मैग्नाइट आप सजेस्ट कर रहे हो कि आप मैग्नाइट पे जा सकते हो, ले सकते हो, कोई ऐसी कमी नहीं आनी चाहिए? टेस्ट ड्राइव आप कर लो, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है गाड़ी का चलाने का, और ड्राइव करने पे कई चीजों को, मतलब देखिए ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई अच्छी चीज है तो वो सबको अच्छी लगे, या कोई बुरी चीज है वो सबको बुरी लगे। तो अगर आप टेस्ट ड्राइव लोगे तो अपने टेस्ट के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। और मैग्नाइट वैसे अगर आप लेने को ले सकते हो तो कोई आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी प्रोज एंड कॉन्स में निसान में मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी कि निसान टेरानो थी, थोड़ी बहुत वो बॉडी लाइन से थोड़ी बहुत मुझे मतलब आवाज़ आती थी। लगभग 4-5 साल मुझे हो गए थे कि निसान टेरानो रखे हुए, तो थोड़ी बहुत बॉडी से साउंड आने लग गई थी, और वो थोड़ा मैंने चेक भी करवाया, बट वो बाद में फिर रिपीट हो गया था। ये मुझे एक ड्रॉबैक लगा था। प्लस अगर मैं ड्रॉबैक अगर इस गाड़ी का निकालूं तो इसका स्टीयरिंग तो हैवी है, इसका स्टीयरिंग हैवी है। बाकी क्लच और गियर का तो आप जानते हैं कि डीजल गाड़ी का थोड़ा हैवी होता ही है। प्लस मैंने पोलो भी रखी है, वो भी मेरी डीजल ही है, तो थोड़ा बहुत मुझे प्रैक्टिस भी है, आदत भी है हैवी क्लच और हैवी गियर रखने की। बट इसका स्टीयरिंग थोड़ा ज्यादा हैवी। अब हो सकता है ये रीजन होगी इसके बड़े टायर्स की वजह से ऐसा हो, बट स्टीयरिंग तो हैवी है। स्टीयरिंग थोड़ा आपको हैवी है। तो आपने जो निसान आपके पास टेरानो थी, टेरानो कितने लाख किलोमीटर या कितने हजार किलोमीटर आपने चलाई, उसके बाद मतलब आपको थोड़ा आवाज का जो आप इशू बता रहे हो आने लगा? टेरानो अराउंड 1.2 लाख के आसपास हमने चलाई थी। 1,20,000 किलोमीटर आपने चला ली। अच्छा, हाँ। तो इतना किलोमीटर चलाने में तो अच्छी गाड़ियां आवाज कर दें। हाँ, तो लेकिन ये है कि आप कह सकते हो। तो आपको जैसे अब आप ये वाली गाड़ी चला रहे हो, 10,000 किलोमीटर आपने गाड़ी चला रही है, हाँ। तो आपको टेरानो से बेटर बिल्ड लगी इसकी, हाँ। या आपको लगता है कि इसमें भी मैं 1,20,000 किलोमीटर जब पहुंचूंगा तो आवाजें से आने लगेंगी? फिलहाल तो मैं इसमें, अगर मैं इनिशियल कंडीशन में या करंट के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि ये आवाज करने वाली है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेटर है। तो आपके हिसाब से निसान इंप्रूव ही कर रहा है? निसान इंप्रूव कर रहा है, बिल्कुल इंप्रूव कर रहा है। तो
अब एक सवाल सबसे बड़ा ये आ जाता है कि जब आदमी गाड़ी लेने जाता है तो एक चीज जरूर देखते हैं, इंडियन माइंडसेट रहता है कि एवरेज तो देखनी है, इसके साथ ये भी देखना है कि उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो कितनी रहेगी, क्या रहेगी। मारुति की सबसे ज्यादा रीसेल वैल्यू रहती है तो लोग आंख बंद करके ले लेते हैं। हाँ। निसान की इतनी अच्छी रीसेल वैल्यू नहीं है इस समय पे। नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि गाड़ी लेते समय इंसान को ये सोचना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को रीसेल वैल्यू कितनी है ये देखनी पड़ेगी, या फिर गाड़ी देखनी चाहिए, प्रोडक्ट देखना चाहिए? देखिए, मेरा जो इंडिविजुअल मानना है, मैं आपको अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं, काफ़ी मेरे दोस्त भी हैं, वो उनके फादर भी हैं, तो जब वो गाड़ी लेने के लिए गए थे तो फादर साहब ने सबसे पहले उनको कहा कि यार हम वो गाड़ी लेंगे जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है। तो इसी पॉइंट पे मैंने अपने उस दोस्त को बोला था, मैंने कहा यार अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो बेचने के लिए थोड़ा ना खरीद रहे हो, आप तो गाड़ी अगर नहीं खरीद रहे हो तो एटलीस्ट 5-6 साल 8 साल तो रखोगे, और रीसेल वैल्यू में आपको मुश्किल से 50,000 से लाख का डिफरेंस मिल जाएगा। 5 साल 6 साल बाद सारी गाड़ियों की वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाती है, तो आपको 50,000 प्लस में या 1 लाख के प्लस में आपको वैल्यू मिल जाएगी। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है, मुझे वैसे मालूम नहीं सेकंड हैंड मार्केट के बारे में इतना, बट यही मुझे लगता है कि मारुति की जैसे रीसेल ज्यादा है। बट आप ये भी तो देखिए मारुति कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपनी बॉडी लाइन से। आपकी उनकी गाड़ियां अगर आप देखो इतनी बुरी तरीके से मतलब इतनी बुरी तरीके से क्रैश होती हैं। हमारे हिल एरिया में जब भी हम हल्द्वानी नैनीताल हम जब भी जाते हैं देखते हैं और न्यूज़पेपर भी देखते हैं, आए दिन मारुति सुजुकी गाड़ियों के जो लोग हैं वो जब भी उनका एक्सीडेंट होता है तो बहुत रेयर है कि कोई बच जाए उसमें से। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस चीज का शिकार हो चुके हैं। अच्छा। तो अगर आप गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो प्रायोरिटी आपकी सेफ्टी होनी चाहिए सबसे पहले, और आपका पर्सनल अगर आपको उसका इंजन या परफॉर्मेंस आपको उसकी कस्टमर सर्विस अच्छी लग रही है तो आपकी प्रायोरिटी वो ही होनी चाहिए, ना कि उसकी रीसेल वैल्यू। अगर आप सेल करेंगे भी ऑब्वियसली तो मेरे हिसाब से आप 5 साल बाद या 3 साल बाद या फिर आप 6 साल बाद 8 साल बाद बेचेंगे, उससे पहले तो आप बेचेंगे भी नहीं। तो ये तो बहुत मतलब ये लास्ट में सोचने वाली चीज है। तो सेफ्टी आपके हिसाब से पहली कंसर्न होनी चाहिए। सेफ्टी पहले, उसके बाद अगर आप चलाने वाला अगर सेफ है तो ही तो आप आगे भी और गाड़ियां ले सकोगे। राइट पॉइंट है सर, बिल्कुल। सागर जी, अब हमने बहुत आपने अच्छी बातें इस गाड़ी के बारे में बता दी और काफी एक्सपीरियंस आपने अपना शेयर किया। तो अब आपका 1 साल करीब का ओनरशिप रिव्यू है आप इसके अंदर, तो आप ये थोड़ा सा ये भी बताइए कि इसके अंदर कमियां क्या क्या, थोड़ी बुराई मतलब कुछ सुनना चाहते हैं हम कि कुछ कमी तो होगी, नो कार इज परफेक्ट, तो क्या आपको कमियां लगती हैं इस गाड़ी के अंदर? मतलब थोड़ी बहुत कमियां तो हैं, मतलब बहुत बड़ी नहीं, थोड़ी बहुत ही छोटी कमियां हैं कि एक तो मतलब स्टोरेज स्पेस थोड़ा सा कम है। अगर मेरे पास थोड़ा ज्यादा सामान हो रखने के लिए तो इसका ग्लव बॉक्स थोड़ा छोटा है। अच्छा। प्लस एक छोटा सा स्पेस दे रखा है तो ये भी काफी मतलब छोटा है। मतलब ये एक अगर इंडिविजुअल जा रहा हो तो उसके लिए तो इनफ है, बट अगर फैमिली हो उसको अगर कुछ अपना छोटा मोटा सामान रखना तो उस हिसाब से तो थोड़ा स्टोरेज स्पेस का कम है। प्लस इसमें एक सनरूफ नहीं है, ये अभी भी एक इसका डीमेरिट है कि बाकी सब मॉडल इस सेगमेंट में अपना सनरूफ ला चुकी है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा नेक्सॉन भी अपना सनरूफ ला चुकी है, तो इस गाड़ी को भी थोड़ा सनरूफ पे मतलब इंडियन में जैसे एक क्रेज हो रहा है सनरूफ के लेके, तो इसको भी एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी है, ये इसकी डीमेरिट तो है। बाकी तो ओवरऑल मतलब ठीक ठाक है, कोई ऐसा मतलब मुझे वैसा कोई मेजर इसमें डिफरेंस लगता नहीं है, बिकॉज जनरली मैं सिंगल ही ड्राइव करता हूँ, तो मेरे लिए तो इनफ हो जाता है। बट फैमिली पर्पस में और मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस का तो इसमें कमी है। लेकिन ये इतना बड़ा कोई आपके हिसाब से डील ब्रेकर नहीं है कि आप इस गाड़ी को जो ऑप्ट करने जा रहे हैं इस समय पे वो ना करें? हाँ, इतना बड़ा नहीं है। तो सागर जी, अगर आज आपको दोबारा से 15-16 लाख रुपए दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि कौन सी गाड़ी आप चूज करोगे, तो क्या वो किक्स होगी या आप कोई और गाड़ी भी कंसीडर करेंगे? अगर दोबारा मुझे मौका मिलेगा तो मैं किक्स ही प्रेफर करूंगा, बट मैं उसमें टर्म एंड कंडीशन में ये लगाऊंगा कि इसका सनरूफ आए तो ही मैं इस पे ऑप्ट करूंगा। अगर सनरूफ नहीं आता तो आप कौन सी गाड़ी पे फिर ऑप्ट करेंगे 15-16 लाख रुपए के लिए? अगर सनरूफ नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत अगर मैं बजट बढ़ा के अपना चाहूँ तो मैं हैरियर चूज करना चाहूँगा। हैरियर आपको पसंद है? हाँ, हैरियर पसंद है। मैं अगर इसके बाद अगर मैं अपग्रेड करना चाहूँगा तो मैं हैरियर पे ही जाना पसंद करूँगा। तो सागर जी, इसकी परफॉर्मेंस, पिकअप, इंजन कैसा है, आप सेटिस्फाइड है नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इंजन तो इसका अच्छा है, बाकी अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो इसको एक बार प्रैक्टिकली परफॉर्म कर ही लेते हैं।
देखते हैं कि कितने देर में 0 to 100 जाती है। मतलब आप काफी मतलब कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अपनी गाड़ी के बारे में और काफी मतलब एंथुसियास्टिकली आपने ये कहा है, तो चलते हैं, ट्राई करते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल ट्राई करते हैं, क्यों नहीं। जी परफॉर्मेंस और पिकअप तो हमने देख लिया, मतलब बेहतरीन। हाँ। मतलब क्या कहना, और स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी थी। हाँ। तो मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ अब तो इस गाड़ी के इस परफॉर्मेंस देख के, और इसकी जो स्टेबिलिटी बिल्कुल भी मतलब हमको नहीं डर लगा बिल्कुल भी, तो इट इज वेरी गुड, मैं अपने मुंह से कहूंगा।